माय चैनल टेक एजुकेशन 2021। और आज हम जो बात करने वाले हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में। इसमें जितना भी एग्ज़ाम के लिए हमारा इम्पॉर्टेंट है, सारे टॉपिक को कवर अप करेंगे। इसमें क्वेश्चंस भी होंगे और थ्योरी भी होगी, ठीक है। तो क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो कि एग्ज़ाम में आने वाले हैं, जो पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो चलो सीधे चलते हैं। ये घटना चक्र का है, 2021 का ही, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पर्यावरण दृष्टि पारिस्थितिकी की बात करेंगे। तो पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका सबसे पहले कि पर्यावरण, अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो परि प्लस आवरण, ठीक है। परि मतलब होता है चारों तरफ होता है, आवरण मतलब ढका हुआ। तो इसका क्या हो जाए, चारों जीव को चारों ओर से घेरा हुआ। जैसे आवरण मतलब किसी भी चीज़ को ढक देना, तो आवरण होता है ना, सेम उसी पर्यावरण का ये अर्थ होता है। और फिर उसके आगे चलते हैं। सामान्य परिभाषा की अगर बात करें तो परिभाषा आई थिंक सभी जानते होंगे। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से पर्यावरण की संज्ञा दी जाती है इसे, ठीक है। और पर्यावरण विविध किन किन कारकों से मिलकर बना होता है, तो उसमें मेनली 4 पॉइंट हम देखेंगे कौन कौन से अवधारणा, कारण और मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं। विभिन्न विभिन्नताओं का कारण क्या होता है। तो सबसे पहले अवधारणा में लघु स्तर, वृहद स्तर, फिर कारक इसमें संसाधन के रूप में और नियंत्रक के रूप में। मुख्य घटक ऊर्जा, जैविक और भौतिक, अजैविक हो गया। विभिन्नताओं के कारण जलवायु में परिवर्तन, जो कि आज बहुत बड़ी समस्या का कारण बन चुका है। मृदा प्रकार और स्थलाकृति में अंतर, ठीक है। इंडिया में जो कि खासकर हर क्षेत्र में अधिकतम कहीं पहाड़ी एरिया, कहीं कैसा भी पाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। उसके अनुसार क्या हुआ, पर्यावरण की परिभाषा ये दी गई, किसी जीव के चारों तरफ घिरी भौतिक और जैविक दशाएं उनके साथ अंतःक्रिया पर्यावरण कहलाती है, ठीक है। तो पर्यावरण के मुख्य घटक क्या क्या होते हैं, आई थिंक सभी को नॉर्मली पता होंगे, इसमें कुछ बताने की बात नहीं, आप लोग देख सकते हैं। फिर निष्कर्ष और पर्यावरण की बात करेंगे तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं आप देख सकते हैं। मेन मेन पॉइंट की हम बात करेंगे, ज़्यादा फालतू का नहीं देखेंगे, ठीक है। और फिर हम बात करें कि धारणीय विकास क्या होता है। अवधारणा में हम वर्तमान की आवश्यकता की बात करेंगे, भविष्य की आवश्यकता। और फिर मुख्य उद्देश्य हमारा क्या होता है कि पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग किया जाए, ना कि मतलब अंधाधुंध उसका दोहन किया जाए। फिर संरक्षण और उचित प्रबंधन के साथ में। फिर शब्द की व्याख्या इसमें क्या होगी, वर्ष 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जैसे WCED द्वारा अवर कॉमन फ्यूचर जिसकी थीम रखी गई थी, ठीक है। और फिर उसके बाद पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, जो कि 1992 में हुआ था। रियो डी जेनेरो, जो अभी उसमें ओलंपिक गेम 2016 में हुए थे, वहीं की बात कर रहे हैं। एजेंडा 2021 रखा गया था और इसमें धारणीय विकास की प्रति पूर्ण समर्थन की बात की गई थी, ठीक है। और कार्बन की बात करें, जो कि कार्बन मूल रूप से ग्रेफाइट और हीरे में होता है। इसके यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बोनेट आदि होते हैं। जो कि कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग जानते हैं, पेड़ पौधे और मनुष्य जो सांस लेता है वो छोड़ते हैं। और जितने भी व्हीकल हैं इन सभी के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। पुनर्चक्रण में विभिन्न भौतिक एवं जैविक क्रियाओं द्वारा जल के साधन, विभिन्न प्रकार के खनिजों में भी विद्यमान होता है कार्बन, ठीक है। कार्बन चक्र की बात करें, कार्बन चक्र आप लोग देख सकते हैं कि कैसे कैसे कार्बन कौन उत्सर्जित करता है और कौन ग्रहण करता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है कि पर्यावरण प्रदूषण होता जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। मतलब क्या होता है कि अगर पेड़ पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, तो उनको प्रकाश और जल और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है।
अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जो हम मनुष्य हैं और जितने भी जीव जंतु हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो ऑक्सीजन उत्सर्जित नहीं करते, बस ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ये यही ग्रहण करते हैं, जब नहीं होंगे तो ये पर्यावरण में इसकी मात्रा बढ़ती जाएगी। तो मेनली यही है कि वृक्षारोपण करने का, पर्यावरण को शुद्ध करना, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को अधिक से अधिक अवशोषित कर सकें। ठीक है, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि आप एरो के द्वारा समझ सकते हैं पूरा। ठीक है, ये फैक्ट्रियाँ इधर लगी हैं, परिवहन और इतनी सारी औद्योगिक उत्सर्जन इनके द्वारा होता है। ठीक है, सबसे मूल पॉइंट पे देख लेते हैं यहाँ पे जीवाश्म और जीवाश्म ईंधन, जो कि मूल कारण है यहाँ का। कोयला, पेट्रोलियम, जिसके द्वारा आज तो बहुत मतलब उद्योग और मशीनरी हर जगह यूज होता है। आजकल थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक का यूज हो रहा है, बट फिर भी बहुत हद तक अभी इन्हीं सब चीज़ों का यूज होता है। मृत जीव और अपशिष्ट पदार्थ, इनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है। ठीक है, और यहाँ पे जीव जंतु हो गए। फिर मेनली पॉइंट जो बचा क्या, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है। सभी तो कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करते हैं, तो मेन पॉइंट है पेड़ पौधे, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। तो इनको लगाना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, इतना आप लोग समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वायुमंडल की संरचना, इसकी परिसंकल्पना कैसे दी गई आपको बता दें। वेट जस्ट अ मिनट, लाइट इज लो। ठीक है, तो हम वायुमंडल की संरचना की बात करेंगे, तो इसमें हम इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लिया जाता है कि समताप मंडल कितने से कितनी हाइट तक पाया जाता है, तो ये चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। मेनली इसकी 5 पार्ट होते हैं वायुमंडल के माने गए। ठीक है, एक क्षोभ मंडल, समताप और मध्यमंडल, आयन मंडल, ठीक है, और वायुमंडल। ठीक है, आयन मंडल को इतना वो नहीं किया जाता, क्योंकि आयन मंडल मध्यमंडल और वायुमंडल के बीच में ही पाया जाता है। ठीक है, तो मेनली तो 4 होते हैं, बट 5 मान लिए जाते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए हाइट कितनी कितनी है इनकी। यहाँ से देखो, ये हाइट है 8 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल का। 8 से, यहाँ पे समुद्री एरिया की बात करें, यहाँ पे मतलब पहाड़ी एरिया की बात करें, यहाँ पे सारा जो भी समतल एरिया है। ठीक है, तो 8 से 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल पाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद 18 से हम 50 किलोमीटर की बात करेंगे, तो इसमें हो जाएगा कि समताप मंडल पाया जाता है। ठीक है, ओजोन लेयर कहाँ कहाँ से पाई जाती है, क्षोभ मंडल और समताप मंडल। समताप मंडल में इसकी अधिकता होती है, कम आई थिंक 70% तक समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है, क्योंकि ओजोन लेयर 15 से 30 किलोमीटर तक पाई जाती है। ठीक है, 15 से 30 किलोमीटर तो आई थिंक यहाँ तक होगी। ठीक है, ओजोन तो दोनों में पाई जाती है, अधिकतम किसमें, समताप मंडल में पाई जाती है। और आप लोग देख सकते हैं उसके बाद मध्यमंडल। ठीक है, मध्यमंडल में यहाँ समताप मंडल से लेकर के मध्यमंडल तक ये उल्कापिंड, तारे और ठीक है ये सारे पाए जाते हैं। फिर आगे हम लोग आते हैं कि आयन मंडल। आयन मंडल क्या होता है, यहाँ जितने भी वो हमारे उपग्रह लगे हुए हैं, ठीक है, वो सारी रेडियो तरंगे, जितने भी प्रसारण होता है उनके द्वारा, रेडियो तरंगों का आयन मंडल के द्वारा ही प्रसारण होता है। ठीक है, यहाँ से रेडियो तरंगे परिवर्तित होती हैं, परावर्तित होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है वायुमंडल। वायुमंडल 660 किलोमीटर से ऊपर का जो एरिया होता है उसे वायुमंडल कहा जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं, मेनली क्षोभ मंडल हो गया 18 किलोमीटर तक, फिर 18 से हो गया 50 किलोमीटर तक समताप मंडल हो गया, फिर उसके बाद मध्यमंडल 80 किलोमीटर तक हो गया, और वायुमंडल 80 से 660 किलोमीटर। और आयन मंडल की बात करें तो वो वायुमंडल में पाया जाता है, जो 80 किलोमीटर के आसपास पाया जाता है। ठीक है, 80 किलोमीटर कुछ ऊंचाई तक पाया जाता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समताप मंडल की बात की गई यहाँ पे। ठीक है,
यहाँ पे क्या क्या होता है देखिए, ओजोन का परत के रूप में सर्वाधिक संकेंद्रण 15 से 30 किलोमीटर तक पाया जाता है, जो कि समताप मंडल में है। आपको दिखा दिया ये लेयर यहाँ पे है, ठीक है। और ओजोन परत द्वारा यूवी किरणों का अवशोषण होता है। यूवी में यूवी बी रेज जो होती हैं सबसे ज़्यादा हानिकारक होती हैं, बी और उसके बाद ए, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा हानिकारक होती हैं, हमारे स्किन कैंसर और इनका कारण होती है। फिर ओजोन परत समताप मंडल में मानव जीवन के लिए आवश्यक होती है। ये सारे पॉइंट तो आपको पता ही है। जलवाष्प बहुत कम होती है, मौसमी घटनाएं ना के बराबर यहाँ पे होती हैं, व्यावसायिक जेट वाहन की उड़ान यहीं पे होती है, ठीक है। फिर उसके बाद परीक्षा उपयोगी कुछ क्वेश्चंस बात कर लेते हैं, जो कि पूछे भी गए, काफ़ी आने की संभावना अधिकतम है, ठीक है। तो परीक्षा उपयोगी इसमें सबसे पहला है, ओजोन क्षेत्र का सर्वाधिक निर्माण कहाँ पे पाया गया? ये आई थिंक सबको पता है कि अंटार्कटिका के ऊपर पाया गया है ओजोन होल। और CFC हैलोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इथेन और हैलोजन इत्यादि गैसें ये काफ़ी पूछी जाती हैं कि ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन कौन सी गैसें जिम्मेदार हैं। तो इसमें CFC हैलोजन्स, नाइट्रोजन, हैलोजन में क्लोरीन फ्लोरीन, जो आवर्षाणी आप लोग जानते होंगे जिसमें हैलोजन्स यही होते हैं, ठीक है। क्लोरीन फ्लोरीन और आयोडीन, सॉरी यही सारी होती हैं, ठीक है, कुछ याद नहीं। नाइट्रोजन ऑक्साइड, इथेन और हैलोजन, ओके। फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोजन और कार्बन टेट्राक्लोराइड 3 ही पदार्थ हैं ओजोन रिक्ति का कारक, ठीक है। फिर उसके बाद ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाह्य करने, फिजिंग आउट करने के मुद्दे में संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है कि ओजोन क्षरण के संरक्षण से बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। मॉन्ट्रियल आई थिंक लंदन की बात है, लंदन में, सॉरी याद नहीं आ रहा, लंदन इंग्लैंड, सॉरी ऐसे कुछ है एरिया, वहाँ पे मॉन्ट्रियल नाम का एक स्थान है, उसी स्थान पे ये प्रोटोकॉल हुआ था, इसीलिए इसका नाम ये रखा गया, ठीक है। फिलहाल ये एक स्थान का नाम है। ओजोन परत संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है और ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सर्वप्रथम वर्ष 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र का पता लगाया था। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे दल के द्वारा क्लोरीन फ्लोरीन और कार्बन से बना मानव निर्मित पदार्थ क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जिसका आप इसके नेम से ही देख सकते हैं, ठीक है। और CFC मतलब क्लोरीन फ्लोरीन और कार्बन, ठीक है। फिर रेफ्रिजरेटर और वातानुकूलित यंत्रों में शीत कारक के रूप में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज किया जाता है, CFC का यूज किया जाता है, ठीक है। और कुछ पॉइंट हैं परीक्षा उपयोगी, जिसमें देखो, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा। ओजोन परत की मोटाई सबसे ज़्यादा किस ऋतु में होती है? बसंत ऋतु में, क्योंकि बसंत ऋतु का मौसम सबसे अच्छा होता है। ओजोन परत को मापा जाता है डाप्सन इकाई के द्वारा। 0 डिग्री टेम्परेचर पे 1 ATM ताप पर शुद्ध ओजोन पर 0.0 mm की मोटाई के बराबर होती है एक डॉप्सन यूनिट, ठीक है। डॉप्सन यूनिट मतलब ये पूछ सकता है कि डॉप्सन यूनिट में कितने mm होते हैं, तो एक डॉप्सन यूनिट में 0.01 mm यूनिट होते हैं, जो कि उसके कुछ कंडीशंस हैं। 0 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, 1 ATM प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस ओजोन है। ओजोन आई थिंक O3 होता है, तो ऑक्सीजन के 3 और तो होंगे। ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में ओजोन गैस सूर्य के पराबैंगनी विकिरण या अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी पर जीवन को बचाती है, जबकि जमीन की सतह के ऊपर अर्थात निचले वायुमंडल में यह है एक खतरनाक प्रदूषक होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम आते हैं ओजोन क्षेत्र के लिए प्रधानता उत्तरदायी CFC होता है, आई थिंक सबको पता हो चुका है। उसके आगे बढ़ते हैं हम।
कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसमें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जो कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पर्यावरण और विकास सम्मेलन था, 1992 में संपन्न हुआ था। ये ब्राज़ील में हुआ था, रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में हुआ। रियो अर्थ समिट 1992 के दौरान स्थापना की गई वैश्विक पर्यावरण सुविधा के लिए। वैश्विक पर्यावरण सुविधा अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश की निधि उपलब्ध कराता है। UNFCCC के तहत होता है और धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है, एजेंडा 2021, ठीक है, और एजेंडा 21, और पर्यावरण पारिस्थितिकी विनाश और आर्थिक असमानता को समाप्त करने में पर बल देता है, एजेंडा 2021। एजेंडा 2021 की मूल बातें क्या थी, ये सब देखो। पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल, और सबसे खाद्य, स्वच्छ जल और सामाजिक सुरक्षा, विकासशील देशों में गरीबी निवारण और जैव विविधता पर सर्वेक्षण और संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण, ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। फिर स्टॉकहोम की बात करेंगे। स्टॉकहोम वर्ष 1972 में की 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में आयोजित हुआ था। आई थिंक वही सारी चीज़ें 5 वर्ष में आयोजित होता है, ठीक है। और NGT क्या है? NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ठीक है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। ये 18 अक्टूबर 2010 को भारत सरकार द्वारा स्वीकार किया गया। इसमें मेनली 3 पॉइंट हैं: पर्यावरण बचाओ, वन और अन्य प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। फिर रियो सम्मेलन, आई थिंक अभी हम लोग देख चुके हैं, 1992 में हुआ था, ब्राज़ील है, और हर बार 5 वर्ष में होता है, ठीक है। फिर 2002 की बात कर लें तो 2002 में जोहान्सबर्ग अफ्रीका में हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं विभिन्न संगठन और संस्थान, जिसमें UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इसका पूर्ण नाम है। स्थापना वर्ष 1972 में हुआ। 1972 में रियो सम्मेलन हुआ, ठीक है, उसके तहत हुआ। और आगे बढ़ते हैं। इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएं क्या क्या हैं, आई थिंक सभी जानते हैं। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम जान लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं। समुद्र जल में सर्वव्याप्त लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड है। मानव निर्मित कृत्रिम पारितंत्र क्या है? धान की खेती। वन, तालाब और झील प्राकृतिक पारितंत्र हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सब देखेंगे। आई थिंक ये सब सभी जानते हैं कि क्या है प्राकृतिक और कृत्रिम में क्या क्या चीज़ें हैं। फिर उसके बाद समुद्री जल कितना % पाया जाता है? 97% पृथ्वी पर विद्यमान है। और पृथ्वी के जलमंडल का विशालतम पारितंत्र यही है। इसमें सबसे अधिक सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, NaCl। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद इनकी चयन श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला की बात की गई है। खाद्य श्रृंखला में इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे पूछ लिया गया कि मेढक किस श्रेणी का उपभोक्ता है, तो ई किस श्रेणी का? द्वितीय तृतीय का हो जाएगा। सबसे पहले घास क्या होता है, मतलब प्रथम उत्पादक जो घास होता है कैसे होता है, क्योंकि चूँकि सूर्य की ऊर्जा में जो भी अपना भोजन बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए, शैवाल हो गए, ये सारे प्रथम उत्पादक हो जाएंगे। प्रथम उत्पादक तो होंगे, उपभोक्ता में श्रेणियाँ बांटी गई, ठीक है। तो घास उत्पादक हो गए। उसके बाद घास को कौन खाता है? टिड्डी और छोटे छोटे कीट खाते हैं, वो प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। द्वितीयक मेढक, जो कि मांसाहारी, कुछ जीव मेढक और जैसे पक्षी कुछ हो गए, ये द्वितीयक में हो गए। तृतीयक में सर्प हो गया, ठीक है।
और आई थिंक ये याद रखना है आपको, पूछे भी जाते हैं। फिर यहाँ पे आहार श्रृंखला की बात करें, जैसे स्वपोषी ये उत्पादक हो गए। फिर शाकाहारी उपभोक्ता में बकरी हो गई। मनुष्य सर्वाहारी में आता है। जैविक घटक जैसे वर्गीकरण, उत्पादक उपभोक्ता और अपघटक। अपघटक क्या होते हैं, मतलब किसी भी चीज़ का अपघटन करते हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे छोटे छोटे की कोई भी जैसे बॉडी पड़ी हो उसमें कीड़े हो जाते हैं या कुछ भी है, तो वो बॉडी को अपघटन छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं, मिट्टी बना देते हैं, तो वो कीड़े क्या हो जाएंगे, अपघटक हो जाएंगे, कवक जीवाणु। ठीक है। उत्पादक में पेड़ पौधे, शैवाल हो गए। उपभोक्ता में जानवर और मनुष्य हो गया। और आप लोग चित्र से देख सकते हैं। ठीक है। बाकी सारी चीज़ें, ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है आप लोग देख सकते हैं, कुछ खास नहीं है इसमें। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन जो हैं आप लोग देख सकते हैं, इनको बता दें। ऐसे सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करते हैं पौधे। समुद्री खाद्य श्रृंखला में फाइटो फाइटोप्लैंक्टन्स पादप प्लवक होते हैं। प्राथमिक उत्पादक पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकांश मात्रा के लिए उत्तरदायी होता है। फाइटोप्लैंक्टन्स और अपघटक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी से संबंधित वाला जीव है चींटी। ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादों से प्राप्त करते हैं कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है। आई थिंक सारी चीज़ें इसमें हो गई, आगे बढ़ते हैं।